जो ड्रैगन कल तक सीना चौड़ा कर पैंगोंग में डटा हुआ था, वो अब पैकअप कर रहा है। लाल सेना अपने तंबू उखाड़ रही है और पैंगोंग से लौटने लगी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज न्यूज 18 पर आप समझेंगे और देखेंगे पैंगोंग से चीन के पैकअप का पूरा सच। आखिर ऐसा क्या हुआ जो विस्तारवाद में विश्वास करने वाले चीन ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। इतना ही नहीं, एलएसी पर चीन ने जो अवैध निर्माण किए थे उसे भी अपने हाथों ध्वस्त कर दिया। तो चीनी सेना पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से अपने सैन्य साजो सामान समेटने लगी है। पीएलए इस इलाके में बंकर, शिविर और अन्य सुविधाओं को भी नष्ट कर रही है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के मुताबिक पीछे हटने की प्रक्रिया में तेजी आ रही है और इस सप्ताह के अंत तक पूरी होने की भी उम्मीद है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, आखिर कल तक भारत को आंखें दिखाने वाले ड्रैगन के पांव पैंगोंग से उखड़े क्यों? तो इसका पूरा जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के पैकअप की पूरी कहानी। तो पैंगोंग इलाके में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है। ये 10 फरवरी को शुरू हुआ है और आज तक मतलब एज ऑन टुडे बिल्कुल स्मूथली कंडक्ट किया जा रहा है। दोनों आर्मीज अपना अपना काम कर रही हैं और निभा रही हैं। क्यों पैंगोंग से लौट रही लाल सेना? तो उसकी वजह से एक्चुअली ये पूरा एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, वो वापस टेबल के ऊपर आई और हमारे साथ नेगोशिएट किया और फिर ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। क्यों चीन के तेवर अचानक ढीले पड़े? कि फिंगर 8 के इस तरफ, यानी कि जो हमारा क्लेम्ड इलाका है, उसमें वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई उनकी पेट्रोल नहीं आएगी, कोई उनकी मिलिट्री या सिविल एक्टिविटी कोई भी नहीं होगी। इंक्लूडिंग जो उनका क्लेम लाइन है फिंगर 4 तक, वहां तक भी वो नहीं आएंगे। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी जीत है। क्यों पैंगोंग से उल्टे पांव भागा ड्रैगन? टू प्रोसीड फर्दर इन द नेगोशिएशन एंड गो अहेड विद द डिसएंगेजमेंट इन दैट एरिया ऑफ द नॉर्थ बैंक, जहां पे हमें थोड़ा डिसएडवांटेज था, और वो पर्पस हमारा अचीव हो गया है। इसी की वजह से ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। क्यों एलएसी पर उखड़े चीन के तंबू? तो ये सिचुएशन इज वेरी वेरी डायनेमिक। तो हमने ये एग्री किया है कि हम इस को कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग के बाद जो भी नेक्स्ट हमारी 10वीं होगी, उसमें हम इस इशू को भी बातचीत करेंगे और डिसाइड करेंगे कैसे इसको रिजॉल्व करें। क्यों काम न आई चीन की चालबाजी? तो न केवल हमारी इन्फेंट्री बल्कि हमारी आर्मर्ड टैंक्स, हमारे बीएमपी जो मैक फोर्सेस हैं, उन्होंने भी इस इलाके को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये इलाके में हमने टोटल सरप्राइज अचीव किया था। मतलब उनको, जो चाइनीज आर्मी थे, उनको बिल्कुल पता ही लगने दिया और हम उनके ऊपर आकर बैठ गए। क्यों शी ने सेना को लौटने को कहा? तो जो हमारा टैंक का गनर था, या जो हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाला अपने टेलीस्कोप से पीएलए के टैंक को आता हुआ देख रहा था, उसके लिए तो बहुत आसान था कि वो ट्रिगर दबा देता। तो उसको उसके लिए ट्रेन किया गया है, लेकिन वो ट्रिगर को ना दबाना, उसके लिए बहुत ही आपको बहादुरी, बहुत ही करेज, बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए, जो कि हमारे सोल्जर्स ने ग्राउंड पर दिखाई। क्यों ड्रैगन ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा? लेकिन काफी उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। और हाल ही में आपको पता है कि द रशियन एजेंसी है तास, उन्होंने एक फिगर 45 चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज बताई है। आई थिंक दैट कुड बी अ गुड फिगर टू गो बाय। क्यों रेड आर्मी ने अपने निर्माण ध्वस्त किए? जिससे कि हमने स्टेटस को एंटे को रिस्टोर कर रहे हैं और चाइनीज आर्मी वापस बिना कुछ हासिल किए डिसएंगेज करके वापस जा रही है। ये मुमकिन हो पाया है केवल जो हमारा सोल्जर है, जो हमारे जूनियर लीडर्स हैं, हमारे जेसीओज हैं, कंपनी कमांडर्स हैं, यंग सीओज हैं, उनकी बहादुरी, उनकी ग्रिट, उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से। न्यूज 18 पर चीन के पैकअप की पूरी स्टोरी।
जो ड्रैगन आए दिन अपने अस्त्रों की नुमाइश कर दुनिया को डराने का दिखावा करता है, जो चालबाज चीन विस्तारवादी की नीति में विश्वास करता है, जो शी भारत के खिलाफ साजिशें बुनते हैं, जो जिनपिंग भारत को आए दिन आंखें दिखाते हैं, वो पूर्वी लद्दाख में बैकफुट पर हैं। अचानक से लाल कप्तान ने अपनी पीएलए को पैंगोंग से लौटने का आदेश दिया है, जिसके बाद चीनी सैनिक अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पैंगोंग से लौटने लगे हैं। खुद कारगिल हीरो लेफ्टिनेंट जनरल जोशी की जुबानी सुनिए, कैसे ड्रैगन पैंगोंग में पीछे हटने को मजबूर हुआ, कैसे 10 फरवरी को 4 स्टेप्स में दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर सहमति जताई गई। अब ये जो पेंगोंगसोम इलाके में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये 10 फरवरी को शुरू हुआ है और आज तक मतलब एज ऑन टुडे बिल्कुल स्मूथली कंडक्ट किया जा रहा है। दोनों आर्मीज अपना अपना काम कर रही हैं और निभा रही हैं। हमने ये डिसाइड किया था कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है ये हम 4 स्टेप में करेंगे और स्टेप 1 में जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो ए व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, वो दोनों डिसएंगेज होंगे, जो कि हो चुके हैं और दोनों तरफ ने अपना अपना मतलब हिस्सा किया है और इसको निभाया है। स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो हमारी इन्फेंट्री है, जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक के ऊपर डिप्लॉयड है, वो डिसएंगेज होनी है। और स्टेप 4 जो आखिरी स्टेप है, उसमें जो हमारी कैलाश रेंज के ऊपर जो हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, रजांगला और सिंगला पास के ऊपर, वो डिसएंगेज करेंगे। और ये हर स्टेप के बीच में हम पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं और शाम के टाइम दोनों को एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि दोनों ने अपना अपना हिस्सा सही तरीके से कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो हम उनको पॉइंट आउट करते हैं और वो अपनी कार्रवाई करते हैं, फिर हम अगले स्टेप के ऊपर या अगले दिन की कार्रवाई शुरू करते हैं। भारत जिस तरह से पैंगोंग में ड्रैगन के सामने डटा रहा, उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि भारत के फौलादी मंसूबों के सामने उसकी लाल सेना की एक नहीं चलेगी। इसलिए 9 महीने बाद ड्रैगन बैकफुट पर आने को तैयार हो गया। लेकिन जो भारतीय फौज ने कार्रवाई की 29-30 अगस्त को, जो हमने डोमिनेटिंग हाइट्स ऑक्यूपाई की रजांगला शिनला कैलाश रेंज के ऊपर, साउथ बैंक पे, नॉर्थ बैंक के ऊपर, तो उसकी वजह से एक्चुअली ये पूरा एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, वो वापस टेबल के ऊपर आई और हमारे साथ नेगोशिएट किया और फिर ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, चीन पूरी तरह से फिंगर 8 से पीछे चला जाएगा और भारत के क्लेम इलाके में किसी भी तरह का फिर कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई सच्चाई नहीं है। यू नो, हमने एग्री किया है और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी ऑलरेडी कर रही है कि चाइनीज जो हमारे क्लेम लाइन है वो फिंगर 8 तक है और पीएलए क्लेम लाइन फिंगर 4 तक है। लेकिन हमने उनको ये फोर्स किया है कि जो जितने भी उनकी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में, जो अप्रैल में वो आए थे, मई में, तो वो फिंगर 8 के पीछे चले जाएंगे, यानी कि हमारी क्लेम लाइन से पीछे चले जाएंगे। दूसरा, फिंगर 4 और फिंगर 8 के इलाके में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने जो बंकर बनाए हैं, जो उनके टेंटेज हैं, उनके ट्रेंचेस हैं, उनके हेलीपैड्स हैं और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पिछले 10 महीनों में वहां बनाया है, उसको पूरा वो वापस रिस्टोर कर देंगे। उसमें से काफी कुछ हो गया है, काफी कुछ अभी चल रहा है, जो हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे यूएवीज एयर में है, कंटिन्यूसली हम उनको देख रहे हैं और वो पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिंगर 8 के पीछे चले जाएंगे। और तीसरा कि फिंगर 8 के इस तरफ, यानी कि जो हमारा क्लेम्ड इलाका है, उसमें वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई उनकी पेट्रोल नहीं आएगी, कोई उनकी मिलिट्री या सिविल एक्टिविटी कोई भी नहीं होगी, इंक्लूडिंग जो उनका क्लेम लाइन है फिंगर 4 तक, वहां तक भी वो नहीं आएंगे। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी जीत है। भारत जानता है कि चीन चालबाज है, इसलिए चीन के साथ ये समझौता भी किया गया कि जिन इलाकों को चीन खाली कर रहा है, वहां दोबारा चीन की कभी वापसी नहीं होगी। एग्रीमेंट हुआ है, जो 9th को कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग हुआ है, कि जो इलाके हम दोनों साइड्स अभी खाली कर रहे हैं वो दोबारा रीऑक्यूपाई नहीं किए जाएंगे।
दूसरा, ये जो हमने टैक्टिकल एडवांटेज गेन किया था, जो हमने क्विड प्रोको एक्शन हमने लॉन्च किए थे और रदांगला छिल्ला को ऑक्यूपाई किया था, ये एक पर्पज के साथ था टू गिव अस अ लिवरेज टू प्रोसीड फर्दर इन द नेगोशिएशन एंड गो अहेड विद अ डिसएंगेजमेंट इन दैट एरिया ऑफ द नॉर्थ बैंक जहां पे हमें थोड़ा डिसएडवांटेज था, और वो पर्पज हमारा अचीव हो गया है। इसी की वजह से ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। अब इस लीवरेज को लेकर हम पूरा बाउंड्री इशू तो रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये हमको समझना चाहिए। जिस पर्पज के लिए वो किया गया वो हम उसको हमको सक्सेस मिल गया है। अभी हमने माना है कि जैसे ही डिसएंगेजमेंट हो जाता है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर हम 10वां को कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग करेंगे, और जो बाकी इश्यूज हैं जो कि इतने वॉलेटाइल नहीं है, जहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, जहाँ पे ट्रुप्स आईबॉल टू आईबॉल नहीं बैठे हैं, उनको बैठ के नेगोशिएट करेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे। तो देप्सांग क्या सुलझ जाएगा? देप्सांग सुलझेगा, हाँ। पर हमको ये समझना चाहिए कि देप्सांग का इस प्रेजेंट सिचुएशन से कोई लिंक नहीं है। नंबर एक, ये एक लेगेसी इशू है, ये इट इज प्रीडेटेड। जब मैं 2020 में यहाँ पे था तब से देप्सांग इशू एक फ्लैश पॉइंट था। दूसरा, ये जो इलाका है यहाँ पर जो डिफरिंग परसेप्शंस है एलएसी का, वो सबसे ज्यादा है। तीसरा, यहाँ पर इतनी ज्यादा फोर्सेस इतनी डिप्लॉयड नहीं है आमने सामने, और सिचुएशन वॉलेटाइल नहीं है। ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है। जब हमारी पेट्रोल आती हैं वो हमको हमारे क्लेम लाइन तक नहीं जाने देता है, जब उनकी पेट्रोल आती है हम उनको उनकी क्लेम लाइन तक जाने देते हैं। तो ये सिचुएशन इज वेरी वेरी डायनेमिक। तो हमने ये एग्री किया है कि हम इस को कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग के बाद जो भी नेक्स्ट हमारी 10वीं होगी, पूर्वी लद्दाख में 9 महीने के दौरान ऐसा भी वक्त आया जब लगा कि अब जंग होकर रहेगी, लेकिन भारत के जांबाजों ने बड़ी बहादुरी से इस वॉर को टाल दिया और चीन को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। ऐसी सिचुएशंस आई थी जो कि बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत ही टेंस मोमेंट्स थे। 29-30 को जब हमने रदांगला छिल्ला की हाइट्स ऑक्यूपाई की, तो न केवल हमारी इन्फेंट्री बल्कि हमारी आर्मर्ड दैट टैंक्स, हमारे बीएमपी जो मैक फोर्सेस हैं, उन्होंने भी इस इलाके को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये इलाके में हमने टोटल सरप्राइज अचीव किया था। मतलब उनको, जो चाइनीज आर्मी थे, उनको बिल्कुल पता ही लगने दिया और हम उनके ऊपर आकर बैठ गए। अब वो चाहते थे कि वो वापस आकर इस इलाके के ऊपर खुद हमारे सामने आकर बैठ सके, पर हमारे लिए उस वक्त गलवान हो चुका था। हमारी रेड लाइंस जो थी वो ड्रॉ हो चुकी थी, हमको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया था। तो हमको ये मंजूर नहीं था कि उनके टैंक आकर हमारे सामने आए। तो इस सिचुएशन में 31 की रात को जब हमारे ऊपर, हम टैंक के ऊपर बैठे थे, हम टोटली डिप्लॉयड थे और वो अपने टैंक लेकर ऊपर आ रहा था, तो जो हमारा टैंक का गनर था या जो हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाला अपने टेलीस्कोप से पीएलए के टैंक को आता हुआ देख रहा था, उसके लिए तो बहुत आसान था कि वो ट्रिगर दबा देता, जो उसको उसके लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन वो ट्रिगर को ना दबाना, उसके लिए बहुत ही आपको बहादुरी, बहुत ही करेज, बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए, जो कि हमारे सोल्जर्स ने ग्राउंड पे दिखाई, और हम इस सिचुएशन को, इस वॉर को एक्चुअली उस दिन अवॉइड कर सके। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने चीन के खिलाफ कूटनीतिक जीत हासिल की है। इससे पहले गलवान में भी ड्रैगन की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। को गेस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे जो ओपीज थे ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, उन्होंने देखा कि कई एक जो चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज को उठा के ले जाया जा रहा था, 50 से ऊपर थी, पर वो फेटल थी कि इंजर्ड थे, ये मैं नहीं कह सकता। तो मैं कोई फिगर पे उंगली नहीं रखूंगा, लेकिन काफी उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। और हाल ही में आपको पता है कि रशियन एजेंसी है तास, उन्होंने एक फिगर 45 चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज बताई है। तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड फिगर टू गो बाय। उससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकती है। सचमुच ये जीत बड़ी है और इसका पूरा श्रेय हमारे जाबाजों को जाता है।
जो हिम्मत और हौसले के साथ कठिन से कठिन परिस्थिति में पूरी मुस्तैदी के साथ दुश्मन से लोहा लेने के लिए डटे रहते हैं। की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ये जो सक्सेस मिला है, ये जो जीत मिली है, जिससे कि हमने स्टेटस को एंटे को रिस्टोर कर रहे हैं और चाइनीज आर्मी वापस बिना कुछ हासिल किए डिसएंगेज करके वापस जा रही है। ये मुमकिन हो पाया है केवल जो हमारा सोल्जर है, जो हमारे जूनियर लीडर्स हैं, हमारे जेसीओज हैं, कंपनी कमांडर्स हैं, यंग सीओज हैं, उनकी बहादुरी, उनकी ग्रिट, उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से एक तो चाइनीज आर्मी, दूसरा जो हाई एल्टीट्यूड एरिया इलाका है, टेम्परेचर -40 डिग्री टेम्परेचर, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सक्सेस हमको केवल उनकी बहादुरी के कारण हम अचीव कर पाए हैं, और जो उनकी फैमिलीज जो अपने जवानों को सपोर्ट किया इस सिचुएशन में, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। इसमें कोई शक नहीं कि पैंगोंग में भारत की ये बड़ी जीत है, लेकिन चीन की चालबाजी की फितरत रही है। इसलिए भारत को पैंगोंग में सावधान रहना होगा, ताकि फिर से लाल सेना एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चीन पूर्वी लद्दाख से अपनी सेना को हटा रहा है। अब चीन की सेना पैंगोंग में फिंगर 8 के पीछे तैनात रहेगी, लेकिन चीन कभी भी विश्वासघात कर सकता है। धोखेबाजी चीन की हमेशा से फितरत रही है, लिहाजा भारतीय सेना मुस्तैद है और अपनी ताकत बढ़ाने का काम भी कर रही है। भारतीय सेना अब से कुछ दिनों बाद ही वहां हवा से हवा में मार करने वाली उस अस्त्र मिसाइल का परीक्षण करने वाली है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील कर सकती है। मेक इन इंडिया के तहत बनी अस्त्र मिसाइल से चीन को डरना क्यों जरूरी है, देखिए। भारत की किलर मिसाइल से घबराया चीन। पूरी तरह हवा हो जाएगी चीन की हेकड़ी। शी जिनपिंग की सेना भारत के साथ हुए समझौते के बाद कंधे पर बंदूक टांगे लौटने लगी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख से वापसी शुरू कर दी है। संवाद के बाद सीमा विवाद का समाधान तलाशने की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान अब भी चौकन्ना है। हिंदुस्तान अब भी चीन पर पूरी तरह भरोसा करने के मूड में नहीं है। लिहाजा भारतीय सेना जंग की सूरत में अपनी ताकत कई गुना बढ़ाने का काम कर रही है, और सेना की उसी तैयारी का नतीजा है लड़ाकू विमान से गोली की रफ्तार से निकलती ये घातक मिसाइल। नाम है अस्त्र। सीमा पर हवाई युद्ध के दौरान चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों का सामना करने के लिए अस्त्र मिसाइल भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का परिचय देगी। अस्त्र मिसाइल भारत में ही बनी है और विजिबल रेंज के बाहर जाकर दुश्मन के विमान को निशाना बना सकती है। अस्त्र मार्क 2 को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, और शायद इसकी क्षमताओं की वजह से ही पाकिस्तान और चीन की सेनाओं के पसीने छूट रहे हैं। जिस तेजी के साथ चीन और पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत के लिए अपना रक्षा कवच तैयार करना बेहद जरूरी हो जाता है। लिहाजा हिंदुस्तान की सेना विदेशों से घातक हथियार तो आयात कर ही रही है, मेक इन इंडिया के तहत देश में ही ऐसे अस्त्र तैयार कर रही है जो दुश्मन को नाको चने चबवा सकते हैं। इन्हीं घातक हथियारों में से एक है हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। इससे पहले कि हम आपको इस मिसाइल की खूबियां बताएं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानना भी जरूरी है। साल 2004 में अस्त्र मिसाइल को बनाने का काम शुरू हुआ। साल 2006 में इस मिसाइल के डिजाइन में कुछ बदलाव किया गया।
साल 2008 में इस मिसाइल के आधुनिक संस्करण का परीक्षण हुआ, तो साल 2013 में इस मिसाइल ने परीक्षण में सफलता हासिल की। अस्त्र मार्क II मिसाइल को लड़ाकू विमानों में फिट किया जाता है। हवा में उड़ान भरते हुए जैसे ही लड़ाकू विमान को दुश्मन के फाइटर जेट का पता लगता है, अस्त्र आवाज से भी तेज रफ्तार के साथ उस पर धावा बोल देती है और पल भर में दुश्मन का फाइटर जेट आग के गोले में तब्दील हो जाता है। अस्त्र मार्क II मिसाइल की इसी खूबी को देखते हुए चीन जैसा दुश्मन भी थर-थर कांप रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि आसमान से भारत को ललकारने की उसकी कोशिश को ये वायुवीर पल भर में जमींदोज कर सकता है। चीन J-17 हो या J-20 या फिर उसके पुराने जहाज J-11 या J-7, चीन यूज कर रहा है PL-12 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। रेंज कितनी है? 60 से 90 किलोमीटर। लेकिन भारत जब अपने जगुआर पर, जब अपने रफेल पर, मिराज पर, अपने तेजस पर 160 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र मार्क II लगाएगा, पाकिस्तान हो या चीन, जैसे ही इनके जहाज सबसे नजदीक एयरफील्ड से उड़ान भरेंगे, मार गिराए जाएंगे। दुश्मन को 160 किलोमीटर की दूरी से हवा में अपना निशाना बनाने वाली अस्त्र मिसाइल का परीक्षण इसी साल शुरू होगा। 2022 तक इसके पूरी तरह विकसित होने की उम्मीद है। यही नहीं, अगली पीढ़ी की इस मिसाइल को अगले साल के अंत तक सेवा में भी लाए जाने की उम्मीद है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर अस्त्र मार्क II मिसाइल की ताकत क्या है और इससे डरना क्यों लाजमी है। अस्त्र मार्क II मिसाइल ध्वनि की गति से 4 गुना तेजी से उड़ान भरती है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर इसे 100 किलोमीटर से ज्यादा की स्ट्राइक रेंज की क्षमता देने की कोशिशें जारी हैं। ये मिसाइल हर मौसम, दिन और रात हर समय मार करने की कुव्वत रखती है। मौजूदा मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है, लेकिन अब अस्त्र मार्क II मिसाइल से लैस भारतीय विमान दुश्मन विमानों को 160 किलोमीटर दूर से ही हवा में मार गिराने में सक्षम होंगे। अस्त्र मार्क II एक लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है, यानी आप 160 किलोमीटर दूर दुश्मन के एयरक्राफ्ट पे निशाना साध सकते हैं। ये हाइपरसोनिक है, यानी इसकी स्पीड 4 से 5 मैक के बीच में है, या तकरीबन कहिए 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने पहले ही 288 अस्त्र मार्क I मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया है। ये मिसाइल रूस में बनी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर अपनी मारक क्षमता साबित कर चुकी हैं। लेकिन अस्त्र मार्क II की बढ़ाई गई रेंज के बाद हवाई युद्ध में जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों के मुकाबले ये मिसाइल वायुसेना को बढ़त देगी। चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को खदेड़कर आसानी से जमीन पर गिराया जा सकेगा। खासकर चीन को देखते हुए इस अस्त्र मार्क II मिसाइल का परीक्षण बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि चीन कभी भी पीठ पीछे वार कर सकता है। भारत को अभी इनको हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलके जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, मसूद अजहर हो या कोई, सबको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बचाने की कोशिश की। हमारे साथ विस्तारवाद की नीति के अंदर सिक्किम से लेकर के और लद्दाख तक क्षेत्र को हड़पने की कोशिश की। इनको हमें आसानी से हाथ से नहीं निकलने देना है। पिछले साल 18 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्त्र मार्क I मिसाइल वायुसेना को सौंपी थी, तो अब अस्त्र का दूसरा और आधुनिक संस्करण परीक्षण के लिए तैयार है। DRDO की बनाई हुई ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है और हवा में ही दुश्मन के हमले को नाकाम करने की ताकत रखती है। इस मिसाइल का सुखोई विमान के साथ एक सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। तो अब बारी भारत में बने तेजस से इसके जय घोष की। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।